हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलियो अपडेट। और कैसे हैं आप सब? मेरे हिसाब से अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे मेरे साथ, है ना। जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस चल रहा था, जिसका एनालिटिसिटी वाला पार्ट चल रहा था। कौन सा चल रहा था? एनालिटिसिटी वाला चल रहा था, ठीक। एनालिटिक फंक्शन वाला एनालिटिसिटी वाला पार्ट चल रहा था। तो उस पार्ट को लगभग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। एक दो चीज़ें बची हुई हैं, उनको भी आज हम कवर अप कर देंगे, तो कोई इशू है नहीं, ठीक। मैं देख रहा हूँ क्या बचा हुआ, क्योंकि मैं आज देख के नहीं आया हूँ कि आज होमवर्क करके नहीं आया हूँ मैं कि हाँ आपको क्या करवाना है। फिर भी मैं देख लेता हूँ, कुछ चीज़ें बची हुई थी तो मैं करवा दे रहा हूँ। देखो, मैथ्स का कोई भी टीचर हो, आपको पता होगा, अगर वो होमवर्क करके नहीं आएगा तो आपको बहुत अच्छी तरीके से करवा नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी मतलब मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया है। जो टीचर एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं उनको चीज़ें याद रहती हैं, ठीक। मेरा भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ 3 साल का तो ज़रूर ही है। 3 साल पढ़ाते पढ़ाते हो गया है, और हर सेमेस्टर के बच्चे को मैं पढ़ा चुका हूँ और हर एक किताब पढ़ा चुका हूँ। तो थोड़ा सा आइडिया हमको रहता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरीके से चीज़ें करवाई जाती हैं और बच्चों को समझाने का क्या तरीका होना चाहिए। तो वो सारे आइडियाज़ हमारे माइंड में आ गए हैं और मैं उनको ध्यान में रखता हूँ, ठीक। अब उसी की बात करते हैं। देखो, जैसे एक दो क्वेश्चन मैंने किया था, जैसे हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, हार्मोनिक कंजुगेट कैसे निकालते हैं, ये सारे क्वेश्चंस के बारे में हमने आपसे बात की थी। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं, उसके बाद में एक क्वेश्चन और देखेंगे। लिखो, इफ़ एफ जेड इज़ अ रेगुलर फंक्शन। लिखिए, क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ एफ जेड इज़ अ रेगुलर फंक्शन, एफ जेड इज़ अ रेगुलर फंक्शन, है ना। अगर एफ जेड हमारे पास कैसा है, रेगुलर फंक्शन है। इफ़ एफ जेड इज़ अ रेगुलर फंक्शन सच डैट एफ डैश जेड हमारा कैसा है, नॉन ज़ीरो, है ना। बहुत ध्यान से देखना कि अगर हमारा एफ जेड रेगुलर फंक्शन है, जहाँ पे एफ डैश जेड हमारा कैसा है, नॉन ज़ीरो है। प्रूफ डैट, हमको प्रूफ करना है, क्या करना है, प्रूफ डैट। क्या प्रूफ करना है कि डेल टू बाई डेल एक्स टू प्लस डेल टू बाई डेल वाई टू, साथ में हमारे पास क्या है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ जेड बराबर ज़ीरो। हमें ये प्रूफ करना। अब इसको कैसे किया जाए? देखो, इसको प्रूफ करने के लिए इससे पहले हम एक चीज़ को प्रूफ करना आपको सिखाते हैं। ये हमको प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चीज़ निकालेंगे यहाँ से। कौन सी चीज़ निकालेंगे, किसके बारे में बात कर रहे हो? जैसे कि हमें पता है हमें क्या पता है, जो टर्म आता है आप देखोगे तो डेल टू अपॉन डेल जेड और डेल जेड बार जब आप निकालोगे तो ये हमारे पास कुछ और नहीं आएगा, ये हमारे पास कुछ और नहीं आएगा, 1/4 डेल टू डेल एक्स टू प्लस डेल टू डेल वाई टू आ जाएगा। तो पहले इसको प्रूफ कर लेते हैं। इसको जब ये आ जाएगा ना, मतलब ये आ जाएगा, तो इसके बराबर में, इस वाली टर्म के बराबर में, यानी इस वाली टर्म के बराबर में 4 इधर ले आएंगे, ये रख देंगे, तो थोड़ा सा करना ये आसान होगा। कैसे करेंगे, ये वाली बात आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। आओ दिखाते हैं कैसे करेंगे, ये वाली बात हम समझाने का आपको प्रयास करते हैं। हाँ देखो, बता, हाँ समझो कैसे करना है। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन डेल टू डेल जेड बार और लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड हमारे पास है ना। ये क्वेश्चन दिया गया, कैसे करना है। सबसे पहले हम काम करते हैं, जैसे आपको जेड बराबर पता होता है क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई, और जेड बार बराबर आपको पता है क्या होता है, एक्स माइनस आई वाई। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर दोनों को जोड़ते हैं तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाती है। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, जेड बार डिवाइड बाई टू। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, जेड बार डिवाइड बाई टू। समझ पा रहे हैं आप? एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, जेड बार डिवाइड बाई टू, कामा। जब y की वैल्यू आप निकालेंगे, मतलब इन दोनों को माइनस करेंगे, डिफरेंस करेंगे, तो x कटेगा तो हमारे पास आ जाएगा z माइनस जेड बार डिवाइड बाई टू वाई। एक वैल्यू x की आ गई, एक वैल्यू y की आ गई, दो वैल्यू हमको मिल गई। अब देखो, अगर मैं ऐसे करूं, डेल बाई डेल जेड बार निकालूं, नहीं, अगर मैं डेल बाई डेल जेड निकालूं, डेल बाई डेल जेड निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, डेल बाई डेल जेड निकालने के लिए मैं इसको अगर x के रिस्पेक्ट में कर दूं, ऐसे डेल बाई डेल एक्स लिखूं और यहाँ पे डेल एक्स बाई डेल जेड कर दूं, यहाँ पे डेल एक्स बाई डेल जेड, कोई दिक्कत, डेल एक्स से डेल एक्स कैंसिल हो जाएगा, डेल बाई डेल जेड ही तो लिखा है, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यह जाएगा डेल बाई डेल एक्स, है ना,
डेल बाई हमारे पास क्या आ जाएगा डेल एक्स, और डेल एक्स बाई डेल जेड करोगे। यहाँ से देखो जो यक्स हमारा निकला है जेड प्लस जेड बार बाई टू, अगर यहाँ से डेल एक्स बाई डेल जेड हम करते हैं तो ये हमारे पास 1/2 आएगा। यहाँ से अगर हम डेल एक्स बाई डेल जेड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 1/2, तो यहाँ पे रख दोगे 1/2, तो हमारे पास आ गया 1/2 डेल बाई डेल एक्स। क्या आ गया 1/2 डेल बाई डेल एक्स। ये बात समझ पा रहे हो, 1/2 डेल बाई डेल एक्स। लेकिन ये पूरा नहीं, जैसे समझो जब भी हम इस तरीके का टर्म करते हैं तो उसमें टोटल डेरिवेटिव लगाते हैं, उसमें हम क्या लगाते हैं टोटल डेरिवेटिव लगाते हैं। तो इसको ऐसे नहीं करना होता, इसको ऐसे करना होता है। डेल एक्स इस तरीके से ये प्लस, जब x में हो जाता है उसके बाद उसे y में करना होता है, तो डेल बाई डेल y। हम ऐसा y में क्यों कर रहे हैं, y में सर आप क्यों करके जोड़ रहे हैं, टोटल डेरिवेटिव जानते हैं। जैसे डेल बाई डेल जेड है, जेड जो है x और y का फंक्शन, बहुत ध्यान से देखना, जेड जो है x और y का फंक्शन है, तो जेड को हमें x के रिस्पेक्ट में और y दोनों के रिस्पेक्ट में करना होगा, दोनों के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो पहले x में कर दिया फिर y में कर दिया। यहाँ से आपको मिलेगा डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल एक्स हमारा 1 आया है, और जैसे y तो ये हमारे पास आएगा डेल, ये आ जाएगा 1/2 प्लस डेल बाई डेल y है, डेल y बाई डेल जेड है ना, डेल y बाई डेल जेड करोगे तो 1/2y आएगा। 1/2y कहाँ से किया, यहाँ से इसी वाला जो टर्म लिखा है यहाँ से मैंने किया, तो ये हमारे पास निकल के आया 1/2 डेल बाई डेल एक्स प्लस 1/2i डेल बाई डेल वाई प्लस 1/2i डेल बाई डेल वाई। समझ पा रहे हो, 1/2 डेल बाई डेल एक्स प्लस 1/2i डेल बाई डेल वाई। समझो, बात को समझने का प्रयास करो। जैसे z बराबर x प्लस आई वाई है, z बार बराबर x माइनस आई वाई है, तो x बराबर हमारा z प्लस जेड बार बाई 2 है, y बराबर z माइनस जेड बार बाई 2i है। वहाँ से ये वाली वैल्यू मैंने निकाल ली डेल बाई डेल z की वैल्यू। सेम तरीके से डेल जेड बार की वैल्यू हम निकालेंगे, निकालो। हाँ, नाउ डेल बाई डेल जेड बार, ये कुछ और नहीं होगा, डेल बाई डेल एक्स अपॉन डेल एक्स बाई डेल जेड बार। बहुत आराम से देखो, प्लस डेल बाई डेल वाई, फिर हमारे पास डेल वाई बाई डेल जेड बार। इस तरीके से कर सकते हैं, बताओ, बड़े आराम से समझ के बताओ, क्या मैं इस तरीके से वर्क कर सकता हूँ यहाँ पे, है ना। डेल बाई डेल जेड बार है ना, तो ये हमारे पास आएगा डेल बाई डेल एक्स बाई डेल जेड बार प्लस डेल बाई डेल वाई बाई डेल जेड बार। समझ पा रहे हैं आप, ये बात समझ में आ रही है आपको, बहुत बढ़िया। अब जैसे एक टर्म जो आया, ये जो टर्म मेरे पास आया है ना, ये टर्म जो हमारे पास आया है, ये टर्म जो मेरे पास आया है, क्या मैं यहाँ पे डेल बाई डेल एक्स है, क्या डेल एक्स जो हमारे पास ये इधर दिया गया था, यक्स था हमारे पास जेड प्लस जेड बार बाई 2 और वाई था हमारे पास जेड माइनस जेड बार बाई 2y, ठीक यही था। अब जब इसको जेड बार में करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल एक्स बाई डेल जेड बार, तो हमारे पास आएगा 1/2। ये आ जाएगा डेल वाई बाई डेल जेड बार, तो हमारे पास आएगा माइनस 1/2i, माइनस 1/2 है। जैसे एक्स बाई जेड बार में करोगे तो 1/2 प्लस डेल बाई डेल वाई बाई डेल जेड बार जब करोगे तो हमारे पास माइनस 1/2i आएगा, माइनस 1/2i आएगा। तो यहाँ से आ गया 1/2 डेल बाई डेल एक्स माइनस का 1/2i डेल बाई डेल वाई, ये आ गया। ठीक है, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझो और करने का प्रयास करोगे तो सब कुछ हो जाएगा, इतना कठिन नहीं है। अब क्या करें, हम दोनों को गुणा कर दें, डेल बाई डेल जेड में हम डेल बाई डेल जेड बार कर दें, है ना। मतलब ये हम लिख लें डेल 2 बाई डेल जेड और डेल जेड बार, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल बाई डेल जेड डेल बाई डेल जेड बार, इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी हमारे पास क्या आएगा, डेल बाई डेल जेड बार की वैल्यू पहले रखो और डेल बाई डेल जेड की वैल्यू, डेल बाई डेल जेड की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 1/2 डेल बाई डेल एक्स 1/2i डेल बाई डेल वाई, हमारे पास आ रही है 1/2 डेल बाई डेल एक्स माइनस का प्लस का 1/2i डेल बाई डेल वाई। और दूसरा हमारा बार वाली वैल्यू ये आ रही जो कि आपको सामने ऊपर दिख रही होगी, 1/2 डेल बाई डेल एक्स माइनस का 1/2i डेल बाई डेल वाई, ये आ रही। ठीक, ध्यान से समझिएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स का स्क्वायर, ये डेल है ना, इसका स्क्वायर माइनस का 1/2i डेल बाई डेल वाई का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं बताओ, ऐसा आएगा। उसके बाद में क्या करेंगे, 1/4 डेल 2
बाई डेल एक्स टू, 1/4 डेल टू बाई डेल एक्स टू। इसको क्या करेंगे, 1/4 आई स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 डेल टू बाई डेल वाई टू। इसको हम क्या करेंगे, डेल टू बाई डेल वाई टू। ये 4 कॉमन लेके इधर भेज दो, तो यहाँ से जब 4 कॉमन लेके उधर भेजोगे, 4 टाइम्स डेल टू डेल जेड डेल बार बराबर आ गया डेल टू बाई डेल एक्स टू प्लस डेल टू बाई डेल वाई टू। ये हमारा प्रूफ हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। ये भी प्रूफ करने को पूछता है, कहता है प्रूफ दैट दिस। तो इसको प्रूफ करने के लिए जैसे मैंने स्टार्टिंग की है उसी तरीके से आपको प्रूफ कर देना। अभी आपका क्वेश्चन नहीं हो पाया, अभी मैंने इस क्वेश्चन को करने के लिए इसके पीछे का प्रोसेस सिखाया है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस और कैसे चीज़ों को करना है, इसके पीछे का प्रोसेस सिखाया है। व्हाट इज़ द प्रोसेस, कि प्रोसेस क्या होता है और चीज़ों को करना कैसे। जैसे हमारे पास z बराबर एक्स प्लस आई वाई, जेड बार बराबर एक्स माइनस आई वाई है, फिर ये x और y, फिर इस तरीके से वर्क हम करेंगे और सारा काम हो जाएगा। फिर इस तरीके से वर्क हम करेंगे और सारा काम हो जाएगा। यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई, इसकी जैसे वैल्यू आई कि यहाँ पे रख देंगे और हमारा काम होगा कि नहीं, यहाँ पे रखने पे हमारा काम होगा कि नहीं, बताओ। यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो क्या हमारा काम होगा या नहीं होगा, बताओ। मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। अब देखो क्या करना है, जैसे हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन जो था उसका LHS पार्ट लो, ओरिजिनल क्वेश्चन का LHS लो। वो हमारे पास था डेल टू बाई डेल एक्स टू प्लस डेल टू बाई डेल वाई टू, और साथ में क्या है, लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एफ जेड, लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एफ जेड। यही था, मैं देख लेता हूँ, यही था, हाँ यही था। अब इसके बाद हमको क्या करना है, क्या इसकी जगह पे 4 जो अभी हमने प्रूफ किया वहाँ से डेल जेड बार नहीं लिख सकते, डेल जेड बार नहीं लिख सकते ऐसे। क्या मैं नहीं कर सकता ऐसा, बताओ। क्या मैं ऐसा लिख नहीं सकता, लिख सकता हूँ। बहुत ध्यान से देखो, यहाँ से 4 को तोड़ के 2 में करो, 4 को तोड़ के 2 में करने के बाद यह बचा 2 इसके लॉग में m इंटू एम लॉग n होता है, m लॉग n होता है, तो ये चाहे log n की पावर m, log n की पावर m, log n की पावर m। तो ऐसा जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा log मॉडुलस ऑफ एफ जेड स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ एफ जेड स्क्वायर क्या, 2 डेल टू बाई डेल जेड बार। क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, मॉडुलस को एफ जेड और एफ जेड बार, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, एफ जेड और एफ जेड बार। बहुत ध्यान से चीज़ों को देखिएगा, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, एफ जेड और एफ जेड बार। क्या मैं इसको और थोड़ा प्रिसाइज तोड़ के ऐसे नहीं लिख सकता, डेल टू डेल जेड बार। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 2 डेल टू हो जाएगा डेल जेड बार। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, डेल टू डेल जेड बार। ये हमारे पास ये नहीं आएगा, लॉग ऑफ एफ जेड प्लस का एफ जेड बार, लॉग ऑफ एफ जेड प्लस का एफ जेड बार। लॉग m इंटू एन क्या होता है, लॉग m प्लस एन होता है कि नहीं होता है, कहो हाँ, बोलो हाँ, जल्दी से बोलो। क्या लॉग m इंटू एन क्या होता है, क्या लॉग m प्लस एन होता है कि नहीं होता है, होता है। ठीक है, अब देखो इतना होने के बाद अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, कैसे करना है, ऐसे। बहुत ध्यान से देखो, आसान है, मैं थोड़ा सा है ना, थोड़ा लेंदी तो होता है, ये बात मान के आपको चलनी पड़ेगी। आसान है लेकिन थोड़ा सा लेंदी होता है। ठीक, कैसे, जैसे करोगे तो ये आएगा 2 टाइम्स, जैसे ये हमारे पास है, तो अगर मैं ये कुछ गलत लिख दिया ना मैंने, यहाँ पे गलत लिख दिया ना, लॉग m प्लस एन थोड़ी होता है, ये होता है लॉग एफ जेड, होता है लॉग एफ जेड प्लस लॉग एफ जेड बार। ये आएगा ना, लॉग m इंटू एन, हमारे पास ये आएगा ना, लॉग एफ जेड प्लस लॉग एफ जेड बार। क्या आएगा, लॉग एफ जेड प्लस लॉग एफ जेड बार, इस तरीके से आएगा। फिर इसका जब इसमें गुणा करोगे तो 2 टाइम्स डेल टू बाई डेल एक्स टू, नहीं 2 टाइम्स ये आ जाएगा, 2 टाइम्स डेल टू बाई डेल जेड और डेल जेड बार, ये आ जाएगा लॉग ऑफ एफ जेड, ये क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ एफ जेड प्लस ये आ जाएगा 2 टाइम्स डेल टू बाई डेल जेड बार, ये आ जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ एफ जेड बार, लॉग ऑफ एफ जेड बार। ध्यान से देखो यही आएगा। ऐसा आने से, जैसे ये लॉग एफ जेड है, ये लॉग एफ जेड है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स डेल बाई डेल जेड बार के रिस्पेक्ट में पहले लॉग एफ जेड को करोगे, लॉग एफ जेड को करोगे तो बड़े ध्यान से देखना, ये 2 टाइम्स डेल बाई डेल जेड है, ये हमारे पास डेल बाई डेल जेड बार है, ये आ जाएगा लॉग ऑफ एफ जेड बार, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ एफ जेड बार। बड़े ध्यान से देखिएगा,
मैं इसको इधर करता हूँ। मैं करना क्या है कि जैसे ये हमारा जेड बार के रिस्पेक्ट में जब एफ जेड होगा, एफ जेड के अंदर जेड बार नहीं आ रहा है, तो जब जेड बार के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये टर्म 0 आएगा कि नहीं। ये देखो 2 टाइम्स जेड बाई जेड बार, बहुत ध्यान से देखो, इसको जब करोगे जेड बार के रिस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा लॉग का होता है 1/f जेड का बार, और फिर एफ जेड बार का डैश हो जाएगा, फिर एफ जेड बार का डैश हो जाएगा। ऐसे ही तो होता है, मतलब अगर log एफ जेड का आप डेरिवेटिव करते हो तो 1/f जेड आएगा, साथ में एफ जेड का बार आ जाएगा, समझ पा रहे हो। log एफ जेड का जब डेरिवेटिव करते हो तो 1/f जेड आएगा और साथ में एफ जेड का एफ जेड डैश का क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब देखो ये हमारे पास है 0 + 2। अब देखो यहाँ सारा कुछ बार में चल रहा है, एफ जेड बार है, एफ जेड डैश का बार है, दोनों चीज़ें बार में है। तो क्या ये जब जेड के रिस्पेक्ट में बार वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करोगे वो 0 आएगा कि नहीं, 0 आएगा कि नहीं। तो ये हो गया 0, ओवरऑल आ गया 0, तो RHS हमारा कैसा हो गया 0, RHS हमारा कैसा हो गया 0 हो गया। समझ पा रहे हैं आप, बात बुद्धि में पड़ रही है। भेजा आपका खुल रहा है, नहीं खुल रहा हो तो बताओ, नहीं खुल रहा हो तो इस नंबर पे आ जाओ, भेजा हम खोल देंगे तुम्हारा, है ना। कोई भी डाउट हो आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको करना ही चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन में हमको ये समझना है कि फाइंड करना है, फाइंड एफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड। हमको एफ जेड फाइंड करना है जेड के टर्म्स में। चलो देखते हैं क्या आएगा। जैसे हमारे पास ये दिया गया है, इफ़ क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया है, इफ़ u माइनस वी अगर हमको गिवन है क्या x माइनस ऑफ वाई, u माइनस वी अगर हमको गिवन है क्या x माइनस ऑफ वाई, और साथ में हमारे पास क्या है x ऑफ स्क्वायर प्लस x ऑफ स्क्वायर प्लस का 4xy प्लस का y स्क्वायर। ठीक, अगर आपको दिया गया है u माइनस वी x माइनस वाई एक्स स्क्वायर 4xy प्लस का y स्क्वायर, ठीक है, एंड एफ जेड बराबर क्या है, एंड एफ जेड बराबर आपको दिया गया है u प्लस आई वी। ठीक, इज एन एनालिटिक फंक्शन, इज एन एनालिटिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन, इज एन एनालिटिक फंक्शन, इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ कौन सा फंक्शन, z बराबर कैसा फंक्शन, x प्लस आई वाई टाइप का फंक्शन। देन फाइंड एफ जेड इन टर्म्स ऑफ z, देन फाइंड एफ जेड, देन फाइंड एफ जेड इन टर्म्स ऑफ z, इन टर्म्स ऑफ z, देन फाइंड एफ जेड इन टर्म्स ऑफ z, है ना। अगर u माइनस वी हमारा क्या है, u माइनस वी अगर हमको दिया गया है x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, और एफ जेड बराबर u प्लस आई वी दिया गया है और वो एनालिटिक फंक्शन है, तो हमको एफ जेड निकालना है z के टर्म्स में। दो मेथड हैं, आप डायरेक्ट लगा सकते हो, मिलने थॉम्सन लगा सकते हो, ये चॉइस आपकी है, डिपेंड करती है कि कौन सा मेथड आप इसमें लगा के एनालिटिक फंक्शन को फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। समझ पा रहे हैं आप। देखो मैं बताता हूँ, मज़ा आ रहा है आपको पढ़ने में कि नहीं, नहीं आ रहा है, आना चाहिए। देखो मुझे तो आ रहा है आपको पढ़ाने में मज़ा, आपको नहीं आ रहा तो फिर मैं क्या करूँ। बात करो मेरे से, मैं सिखाऊंगा मज़ा कैसे होता है, मैथ का क्या है मोटो, कैसे पढ़ना है, मज़ा आएगा यार। इतना डिटेल में आपको करवा रहे हैं, कहीं मिलेगा इतने कम पैसों में इतने अच्छे टीचर, है ना। फर्स्ट ईयर में अभी देखेंगे अमरीश सर आए हुए हैं, बहुत पुराने टीचर हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत 10-12 साल का उनका एक्सपीरियंस है, ऐसा आप समझ लीजिए, ठीक है। 2011 या नहीं 2005 या 6 में उनका MSc कंप्लीट हुआ था ना। बहुत मस्त पढ़ाते हैं, अरे मतलब मज़ा आ जाएगा, तुम उनका लेक्चर देखोगे, मैं यूट्यूब पे आज डलवाऊँगा, आपको मज़ा आने वाला है, आप ये समझ लीजिए बस, ठीक है। ये जैसे u माइनस वी दिया गया है, एफ जेड बराबर ऐसा है, एनालिटिक फंक्शन है और इस तरीके से वर्क हो रहा है, तो हमें क्या करना है और कैसे करना है इसके बारे में हमको बात करनी पड़ेगी। कैसे बात करनी है, चलो मैं आपको सिखाने का थोड़ा सा प्रयास करता हूँ। देखो u माइनस वी दिया गया, लेकिन जैसे हमको दिया गया है u माइनस वी गिवन है, क्या गिवन है, x माइनस ऑफ वाई गिवन है, साथ में क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर 4 ऑफ एक्स वाई, साथ में क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर 4 ऑफ एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखना, u माइनस वी हमें दिया गया,
एफ जेड बराबर हमको दिया गया है, एफ जेड बराबर हमको दिया गया है यू प्लस आई वी। बट समस्या ये है कि इसका रियल पार्ट यू माइनस वी है। तो एफ जेड जो हमें कंसीडर करना पड़ेगा उसके अंदर जो रियल पार्ट आना चाहिए वो यू माइनस वी ही आना चाहिए, अदरवाइज तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। समझ पा रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? आपको रियल पार्ट u माइनस वी दिया गया है, बहुत ध्यान से देखो, आपको रियल पार्ट u माइनस वी दिया गया है, ठीक। एफ जेड बराबर क्या है u प्लस आई वी, एफ जेड बराबर आपके पास क्या है u प्लस आई वी है, एफ जेड बराबर क्या है u प्लस आई वी है, लेकिन हमको इसका रियल पार्ट u माइनस वी बनाना है। देन हाउ टू मेक, किस तरीके से इसका रियल पार्ट हम u माइनस वी बनाएं? आराम से बताओ किस तरीके से हम इसका रियल पार्ट u माइनस वी बनाएं। देखो ये एफ जेड है हमारा, ये क्या है एफ जेड है। तो अगर हम आई से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, आई एफ जेड, अगर हम इसमें आई से मल्टीप्लाई कर दें तो आई से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आई टाइम्स यू प्लस आई वी, यही आएगा ना। तो ये आएगा आई यू माइनस का वी, आई स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। क्या मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ? एफ जेड प्लस आई एफ जेड, बहुत ध्यान से देखना, एफ जेड प्लस आई एफ जेड ऐड करूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसको आपस में ऐड करोगे तो आ जाएगा यू प्लस यहाँ पे यू प्लस आई वी, और यहाँ से हमको क्या मिलेगा आई ऑफ यू माइनस वी, आई ऑफ यू माइनस वी। यहाँ से देखो क्या यू माइनस वी बना रियल पार्ट, प्लस का आई इमेजनरी कॉमन लो, यू प्लस वी हमारा इमेजनरी पार्ट बना। मतलब ये फंक्शन मैंने ऐसे कंसीडर आउट कर लिया, यहाँ एफ जेड कॉमन लो, ये आ गया वन प्लस आई, बहुत ध्यान से देखना, ये आ गया वन प्लस आई बराबर, ये जो टर्म है इसका रियल पार्ट u माइनस वी बना, प्लस का i टाइम्स u प्लस वी। हमें यही रियल पार्ट चाहिए था, वही रियल पार्ट हमको मिला है। अब देखो इस वाले फंक्शन में इसको मैं कैपिटल एफ जेड मान लूँ, ठीक, और इसको मैं कैपिटल u मान लूँ, बहुत ध्यान से देखना, इसको मैं कैपिटल u मान लूँ प्लस i टाइम्स इसको मैं कैपिटल v मान लूँ। तो वेयर जहाँ कैपिटल ऑफ एफ जेड की आप बात करेंगे वो स्मॉल एफ जेड प्लस एफ आई वन प्लस आई आएगा, कैपिटल यू की बात करेंगे वो स्मॉल यू माइनस वी होगा, कैपिटल वी की बात करेंगे वो स्मॉल यू प्लस का वी होगा। समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं? तो ये जो टर्म है, ये जो टर्म हमको दिया गया है, क्या ये कैपिटल यू आया कि नहीं, क्या ये कैपिटल यू आया कि नहीं, ये रियल पार्ट आया कि नहीं, बड़े वाले फंक्शन का रियल पार्ट आया कि नहीं। जब ये बड़े वाले फंक्शन का रियल पार्ट आ गया, अब आपके पास चॉइस है, हम मिलने थॉम्सन लगाएंगे, हम छोटा वाला मेथड डायरेक्ट मेथड नहीं लगाएंगे। काहे लगाएं डायरेक्ट, जब मिलने थॉम्सन से जल्दी में हो जाएगा, जब मिलने थॉम्सन से जल्दी में हो जाएगा। करो, अब हमारे पास u आ गया, ये हमारे पास x माइनस ऑफ वाई है, एक ब्रैकेट में हमारा क्या है, एक ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर फोर ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा एक्स स्क्वायर फोर ऑफ एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर है ना, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, है ना, इस तरीके से। अब देखो करना क्या है, अब इस u को हमें x के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफरेंशिएट करना है। तो ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन, इसका डिफरेंशियल करो 2x प्लस का हो जाएगा 4y, है ना, 4y इस y का 0 हो जाएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन 4xy प्लस का वाई स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन इसको जब करोगे 1 माइनस ऑफ 0 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें क्या करना पड़ता है, इसी को हमें मानना पड़ता है फाई वन x कामा वाई, फिर हमें क्या करना पड़ता है, x की जगह पे z और y की जगह 0 रखना पड़ता है, x की जगह z y की जगह 0 रखना पड़ता है, x की जगह z y की जगह 0 रखना पड़ता है, x की जगह z y की जगह 0 रखना पड़ता है। ध्यान दे के समझो। तो ये आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई हो गया 2z स्क्वायर प्लस का इधर आ गया z स्क्वायर बराबर आ गया 3z स्क्वायर, ये पहले फंक्शन का आ गया। इससे थोड़ा आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए हमेशा वर्क कर पा रहे हैं, ठीक। बहुत ध्यान से देखो। दूसरा, अब हमें u को y के रिस्पेक्ट में करना है, वो इसी को हमें मानना है फाई 2xy। क्या मानना है, फाई 2xy। जब मानोगे तो हमारे पास क्या आएगा, y के रिस्पेक्ट में पहला फंक्शन, दूसरे का डिफरेंशियल पार्शली 0x में y नहीं 0, और 4 ऑफ y का करोगे x, है ना, y स्क्वायर का करोगे 2 ऑफ y आएगा, ठीक, प्लस का दूसरा फंक्शन यानी x स्क्वायर 4 ऑफ एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, और साथ में हमारा इधर क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा हमारा कितना होगा बताओ, x का हो जाएगा 1,
नहीं x में नहीं कर रहे हैं, x का 0, y का हो जाएगा 1। अब फिर इसमें phi2 जब हम निकाल रहे हैं तो phi2 में x बराबर z, y बराबर 0 रखना है, z माइनस 0 है ना, ये हो जाएगा 0 प्लस 4z प्लस का 0 प्लस हमारे पास आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0 और यहाँ -1। ये इधर z से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 4z स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा -z स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास 3z स्क्वायर है, यहाँ से भी 3z स्क्वायर है, यहाँ से भी 3z स्क्वायर है। देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो क्या कहानी बन रही है? देख और समझ पा रहे हैं आप कहानी क्या बन रही है? z स्क्वायर इस तरीके से कॉमन आ रहा है, 3z स्क्वायर। अब बाई मिलने थॉमसन मेथड बाई मिलने थॉमसन मेथड है ना, MTM, ठीक। तो इनसे क्या कहते हैं कि जो FZ निकलता है वो कुछ और नहीं होता है, इंटीग्रेशन होता है phi1z, 0 dz। अगर u दिया है तो -i होता है, यहाँ पे phi2 होता है, z, 0 dz होता है, प्लस का एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ऐड करते हैं, प्लस का एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ऐड करते हैं। जान पा रहे हो, समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो? बहुत ध्यान से देखो, ये हमारे पास क्या है, phi1z, 0 है। क्या है? phi1z, 0। phi1 की जगह पे हमको क्या रखना बताओ? phi1 की जगह पे क्या रखना? 3z स्क्वायर ही तो आया है, 3z स्क्वायर ही तो आया है, dz माइनस का i, यहाँ पे भी 3z स्क्वायर ही तो आया है, dz प्लस का c। देखो इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये z³/3 नहीं हो जाएगा, z³/3 नहीं हो जाएगा, माइनस i। यहाँ इसको जब इंटीग्रेट करोगे 3z³/3 नहीं हो जाएगा, प्लस का c। क्या है? 3 से 3 कैंसिल नहीं होगा, ये z³ कॉमन नहीं होगा, यहाँ पे 3 से 3 ये कैंसिल नहीं होगा, ये ऐसे यहाँ पे आ जाएगा z³ माइनस का i, z³ नहीं होगा यहाँ पे, प्लस का c। ये आ गया z³, ये 1 - i नहीं आएगा, प्लस का c है ना। ये हमारा FZ नहीं होगा, बताओ होगा कि नहीं? लेकिन ये कौन से FZ आया है? हमने देखो गलती कर दी, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या है? कौन सी गलती कर दी? एक कैपिटल FZ आया है, एक कैपिटल FZ आया है, एक कैपिटल FZ आया है। आया है कि नहीं? आया है कि नहीं? बोलो, बहुत तेज़ से बोलो, आया है कि नहीं? आया है। क्या कैपिटल FZ हमारा ये था स्मॉल FZ 1 + i स्मॉल FZ था कि नहीं? ये हमारा z³ + 1 - i आएगा कि नहीं? बताओ आएगा कि नहीं? आएगा। अगर आएगा तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते? FZ बराबर z³ 1 - i अपॉन 1 + i प्लस c टाइम्स 1 + i। अब इसको ज़रा हम सॉल्व नहीं कर सकते क्या? बताइए, बहुत आराम से देखिएगा। क्या मैं 1 - i को 1 + i को रेशनलाइज नहीं कर सकता? 1 - i ये हो जाएगा 1 - i का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, इसका जब करोगे 1 स्क्वायर माइनस i स्क्वायर यानी प्लस का 1 हो जाएगा। ये आ जाएगा ऊपर हमारे पास 1 + i स्क्वायर यानी -1 माइनस का 2i डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा माइनस का 2i डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का i आ जाएगा, मतलब इसकी जगह हम -i लिख सकते हैं। ये बात आप रेशनलाइज करना है, आपको इसको रेशनलाइज करना है। तो ये आ जाएगा माइनस का i/z³ प्लस ये जो टर्म है इसको d मान लेते हैं, यही हमारा FZ होगा, यही एनालिटिक फंक्शन होगा। समझ पा रहे हो, जान पा रहे हो? यही हमारा FZ होगा। सेम यही क्वेश्चन आंसर आया, यही FZ होगा, यही एनालिटिक फंक्शन होगा। इसी तरीके से हम वर्क करेंगे। क्लियर? ओवर एंड आउट बताओ, समझ आई ये बात? नहीं आई? समझ आई ये बात कि नहीं आई? क्लियर? ओवर एंड आउट बाई मिलने थॉमसन मेथड ये सारा वर्क हम कर पा रहे हैं, जान पा रहे हैं आप, समझ पा रहे हैं? बताओ, कुछ पल्ले पड़ रहा है, कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? कहो, चीज़ें क्लियर आउट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? एक स्टेटमेंट लिख लो, सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी, यही लास्ट स्टेटमेंट है, बाकी सब खत्म हो गया आपका इस वाले पर चैप्टर में। इसके बाद कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। इसके बाद ये लिख लो, क्या लिखना है? थ्योरम है सफिशिएंट कंडीशन फॉर FZ टू बी एनालिटिक।
ये लिखना है ना। ये जैसे हमने नेसेसरी कंडीशन लिखी थी उसी तरीके से सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ फंक्शन एफ जेड यू प्लस आई वी for a function fz u plus iv, ठीक। sufficient condition for a function fz u plus iv to be analytic at all the points, to be analytic, sufficient condition for fz to be analytic, sufficient condition for fz to be analytic, ठीक। ये हमारे पास एक सफिशिएंट कंडीशन है फंक्शन की जो कि एनालिटिक करने की, सफिशिएंट कंडीशन है फंक्शन की जो कि एनालिटिक करने की, क्या है, एनालिटिक करने की, ठीक। sufficient condition for fz to be analytic, यार कहाँ गड़बड़ कर देता हूँ मैं। अरे इसको हटा यार, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, ठीक। मैं ऐसे लिखता हूँ सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफजेड टू बी एनालिटिक। देखो सफिशिएंट कंडीशन ये थ्योरम टाइप है, सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफजेड टू बी एनालिटिक। सफिशिएंट कंडीशन है किसकी, फंक्शन की, उसको एनालिटिक करने की। सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफजेड टू बी एनालिटिक। देखो सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, जैसे नेसेसरी कंडीशन में देखा कि फंक्शन को एनालिटिक होने के लिए सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, लेकिन अगर फंक्शन सी आर सेटिस्फाई करता है तो एनालिटिक हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। अब हमको दिखाना है सफिशिएंट कंडीशन किसके लिए, फंक्शन के एनालिटिक होने के लिए सफिशिएंट कंडीशन की हमको यहाँ पे बात करनी है। सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफजेड टू बी एनालिटिक, ठीक। फंक्शन को एनालिटिक होने के लिए हमें सफिशिएंट कंडीशन की बात करनी है। सफिशिएंट कंडीशन को एनालिटिक होने के लिए हमें एफजेड की क्या करनी है, बात करनी है। कैसे करेंगे बात, देखो हमारे पास इसका स्टेटमेंट लिखो, थ्योरम टाइप है, या स्टेटमेंट लिखो या थ्योरम लिखो। द सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफजेड, थ्योरम लिखो या स्टेटमेंट लिखो, जो मन वो लिखो। द sufficient condition for a function, the sufficient condition for a function है ना, the sufficient condition for a function fz u plus iv, fz u plus iv to be analytic at all the points in the domain, to be analytic at all the points, to be analytic at all the points in the domain D, है ना। sufficient condition for a function fz u plus iv to be analytic at all the points in the domain D are पहली कंडीशन कि वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई ही करे, कि फंक्शन को एनालिटिक होने के लिए नेसेसरी कंडीशन तो उसको करना ही पड़ेगा, यानी सी आर सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा, यानी डेल यू बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल वाई माइनस का डेल वी बाई डेल एक्स, मतलब उसे सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा।
अगर ये सेटिस्फाई नहीं किया तो फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक। दूसरी बात हमारे पास क्या है, डेल यू बाई डेल एक्स, और ये जो पार्शियल डेरिवेटिव आते हैं डेल वी बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल एक्स, ये सारे के सारे पार्शियल डेरिवेटिव कैसे हों, कॉन्टीन्यूअस। ये सारे के सारे पार्शियल डेरिवेटिव हमारे पास कैसे होने चाहिए, कॉन्टीन्यूअस। जैसे ये इस टाइप के आर कॉन्टीन्यूअस फंक्शन एक्स वाई इन डी, और कॉन्टीन्यूअस फंक्शन एक्स एंड वाई इन डी, है ना। आर कॉन्टीन्यूअस फंक्शन एक्स एंड वाई इन डी, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल वाई एंड डेल वी बाई डेल एक्स, ये सारे के सारे कैसे होने चाहिए, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन होने चाहिए। तभी हम फंक्शन को क्या बोलेंगे, सफिशिएंट कंडीशन। देखो कहने का मतलब मैं थोड़ा सा समझाने का आपको प्रयास करता हूँ। जैसे कि हमने नेसेसरी कंडीशन में देखा कि किसी भी फंक्शन को एनालिटिक दिखाने के लिए हमें सी आर सेटिस्फाई कराना होता है। सी आर अगर सेटिस्फाई हो रही है तो फंक्शन एनालिटिक हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई ना हो फिर भी फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है। अगर सी आर सेटिस्फाई ना हो तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होता। लेकिन सफिशिएंट कंडीशन ये बोलता है कि अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करने के साथ साथ अगर उसके पार्शियल डेरिवेटिव कैसे होते हैं, कॉन्टीन्यूअस। अगर पार्शियल डेरिवेटिव कैसे होते हैं, कॉन्टीन्यूअस। अगर ये पार्शियल डेरिवेटिव भी हमारे पास कॉन्टीन्यूअस हो जाते हैं तो हम क्या कहेंगे, ये कंडीशन कैसी हो जाएगी, सफिशिएंट कंडीशन हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप, वो कंडीशन कैसी हो जाएगी, सफिशिएंट हो जाएगी। तो इसका जो प्रूफ है वो कल करते हैं, आज फिलहाल इतना ही रखते हैं, ठीक है। ओह माय गॉड, हेलो,